एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजियो हीलिंग टच। तो आप सभी लोगों ने मुझे बहुत बार कमेंट किया है पीएनएफ टेक्निक्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो आज फाइनली वो घड़ी आ चुकी है और इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगी रिदमिक इनिशिएशन टेक्निक एंड कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोटोनिक टेक्निक। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं रिदमिक इनिशिएशन के बारे में। तो रिदमिक इनिशिएशन के अंदर एक वर्ड है रिदमिक। सो रिदमिक का मतलब ये है कि जब भी हम पेशेंट को पीएनएफ टेक्निक्स करा रहे होते हैं तो एक डायरेक्शन के बाद में हमें स्टॉप नहीं करना है। यानी कि जैसे मैंने D1 किया तो उसके बाद हमें स्टॉप नहीं करना। D1 फ्लेक्शन एक्सटेंशन लगातार रिदमिक वे के अंदर हमें करते रहना है। हमें एक डायरेक्शन के बाद उसको स्टॉप नहीं करना, उसको रिदमिकली हमें परफॉर्म करते रहना है। तो जो रिदमिक इनिशिएशन है हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिन पेशेंट्स को अगर मूवमेंट इनिशिएट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम रिदमिक इनिशिएशन उन पेशेंट्स को दे सकते हैं। या फिर जो पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूवमेंट कर रहा है या बहुत ज़्यादा स्लो कर रहा है, यानी कि जो उसकी मूवमेंट की जो स्पीड है वो करेक्ट नहीं है, तो उस टाइम पे भी हम रिदमिक इनिशिएशन उस पेशेंट को दे सकते हैं ताकि जो उसकी स्पीड है उसको हम नॉर्मलाइज एक प्रॉपर रिदम के अंदर हम कर सके। या फिर अगर जो पेशेंट है वो मूवमेंट तो परफॉर्म कर रहा है अच्छे से लेकिन उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो सही नहीं है, तो उसका कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए भी हम रिदमिक इनिशिएशन उसे दे सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनकी टोन जो होती है वो नॉर्मल नहीं होती है, उनकी जो टोन होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो उस टोन को नॉर्मलाइज करने के लिए मसल की हम रिदमिक इनिशिएशन टेक्निक दे सकते हैं। अब जब भी हम रिदमिक इनिशिएशन पेशेंट को देंगे तो हमेशा हम स्टार्ट करते हैं पैसिव मूवमेंट से और हमारा एंड गोल होता है रिदमिक इनिशिएशन का कि जो पेशेंट है वो जो भी हमने फंक्शनल मूवमेंट उसको दिया या फिर कोई भी पीएनएफ का डायगोनल पैटर्न दिया है तो वो खुद पेशेंट एक्टिवली खुद से परफॉर्म कर सके। तो ये होता है रिदमिक इनिशिएशन का एंड गोल। तो हमेशा हम स्टार्ट करते हैं पैसिव मूवमेंट से, यानी कि हम जो भी पेशेंट को फंक्शनल मूवमेंट दे रहे हैं थेरेपिस्ट जो होगा वो खुद पेशेंट को करवाएगा, यानी कि पेशेंट 0% कंट्रीब्यूशन देगा, जो पूरा की पूरा मूवमेंट होगा वो थेरेपिस्ट करवा रहा है, तो उसी को हम पैसिव मूवमेंट बोलते हैं। तो रिदमिक इनिशिएशन हमेशा स्टार्ट होता है पैसिव मूवमेंट से। देन उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट। एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट यानी कि पेशेंट भी खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है और जहाँ पे पेशेंट नहीं कर पा रहा वहाँ पे थेरेपिस्ट उसे करवाएगा, यानी कि कुछ पोर्शन पेशेंट कर रहा है और कुछ थेरेपिस्ट। और उसका थर्ड स्टेप होता है एक्टिव रेजिस्टेड। नाम से पता चल रहा है रेजिस्टेड, यानी कि इसके अंदर जो थेरेपिस्ट होगा वो रेजिस्टेंस देगा पेशेंट को ताकि जो पेशेंट की और ज़्यादा जो मसल फाइबर्स है वो रिक्रूट हो। जो थेरेपिस्ट होगा वो रेजिस्टेंस देगा पेशेंट के जो भी डायगोनल पैटर्न या फिर जो भी फंक्शनल मूवमेंट हम करवा रहे हैं पेशेंट को। और इसका जो लास्ट फाइनल स्टेप होता है वो होता है एक्टिव मूवमेंट, यानी कि अब एंड तक आते आते जो पेशेंट है वो खुद से एक्टिवली इंडिपेंडेंट होकर वो मूवमेंट परफॉर्म करना आना चाहिए उसे। तो हमेशा याद रखना रिदमिक इनिशिएशन हम स्टार्ट करेंगे पैसिव मूवमेंट से और उसका जो एंड गोल होता है वो होता है एक्टिव मूवमेंट। तो अब हम रिदमिक इनिशिएशन को समझते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। तो अब हम एक ऐसी एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे, हम एक ऐसी फंक्शनल एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे जिसमें पेशेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे सपोज करो पेशेंट को फ़ोन पिकअप करने के अंदर प्रॉब्लम आती है। तो रिदमिक इनिशिएशन के अंदर सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप कि हमें पैसिव मूवमेंट से पेशेंट को सिखाना होता है। तो मैं सबसे पहले पेशेंट जो होगा वो बिल्कुल कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, इसके अंदर जो पूरा की पूरा मूवमेंट है वो थेरेपिस्ट करवाएगा। लेट मी टेक योर हैंड अप, लेट मी टेक इट डाउन, लेट मी टेक योर हैंड अप, लेट मी टेक इट डाउन। और इसके अंदर हमेशा याद रखना कि जैसे ही मैंने एक डायरेक्शन की उसके बाद हमें स्टॉप नहीं होना, हमें रिदमिकली ये पूरा की पूरा दोनों डायरेक्शन के अंदर करते रहना है। लेट मी टेक योर हैंड अप, लेट मी टेक इट डाउन। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है रिदमिक इनिशिएशन का वो है एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट। इसके अंदर कुछ कुछ जो मूवमेंट होगा वो पेशेंट खुद करेगा और जहाँ पर पेशेंट नहीं कर पा रहा वहाँ पर थेरेपिस्ट असिस्ट करेगा। टेक योर हैंड अप, या गुड गुड। नाउ लेट मी टेक इट डाउन। टेक योर हैंड अप, नाउ लेट मी टेक इट डाउन। टेक योर हैंड अप, Now let me take it down. जो नेक्स्ट है स्टेप वो है एक्टिव रेजिस्टेड मूवमेंट। इसके अंदर क्या होगा कि जब भी पेशेंट ऊपर लेके जा रहा होगा उस टाइम पे मैं रेजिस्टेंस दूंगी और जब वो नीचे लेकर आ रहा होगा तब थेरेपिस्ट जो होगा वो करवाएगा। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ उसको कैसे करना है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट है वो खुद से मूवमेंट कर रहा है और मैं रेजिस्टेंस दे रही हूँ। करो करो
नाउ लेट मी टेक इट डाउन। जब मैं नीचे लेके जा रही हूँ तब मैं रेजिस्टेंस नहीं दे रही हूँ, सिर्फ जब मैं ऊपर लेके जा रही हूँ तब पेशेंट को रेजिस्टेंस दे रही हूँ और पेशेंट खुद से कर रहा है। लेकिन जब वो नीचे लेके जा रहा है तो मैं उसे खुद करवा रही हूँ। नाउ टेक इट अप। यस 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 यस। नाउ लेट मी टेक इट डाउन। नाउ टेक इट अप। यस यस यस। नाउ लेट मी टेक इट डाउन। नाउ टेक इट अप। Yes, good. Now let me take it down. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जब ये ऊपर लेके जा रहे थे तो खुद से लेके जा रहे थे, लेकिन मैं जो थी वो रेजिस्टेंस दे रही थी। और जैसे ये डायरेक्शन नीचे लेकर आ रहे थे तो उस टाइम पे थेरेपिस्ट जो होगा वो खुद करवाएगा, इसमें पेशेंट जो होगा वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। जो लास्ट स्टेप होता है रिदमिक इनिशिएशन का, इसके अंदर जो होता है पेशेंट खुद एक्टिवली सारा परफॉर्म करता है। इसके अंदर जो थेरेपिस्ट होगा वो कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा। जब पेशेंट जो होगा वो पूरा ऊपर लेके जा रहा होगा उस टाइम पे पेशेंट पूरा की पूरा खुद परफॉर्म करेगा एक्टिवली, लेकिन जब वो नीचे लेके जा रहा होगा उस टाइम पे जो थेरेपिस्ट होगा वो उसको असिस्ट करेगा। टेक इट अप, टेक इट अप। यस, नाउ लेट मी टेक इट डाउन। तो इसके अंदर आप लोगों ने देखा कि जब वो ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके आओ, ऊपर लेके आओ, तब ये खुद एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जब मैं नीचे लेके आना है मुझे, तब जो थेरेपिस्ट होगा वो खुद परफॉर्म करेगा। टेक इट अप। Good. Now let me take it down. जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसके अंदर जो फर्स्ट वाली जो डायरेक्शन थी उसमें पेशेंट ने खुद ने सारा एक्टिवली परफॉर्म किया, लेकिन जब वो वापस से नीचे लेके जा रहा था तो उस टाइम पे जो थेरेपिस्ट है वो उसको असिस्ट करेगा। रीज़न ये था कि जो वापस से नीचे जब लेकर आ रहा था पेशेंट तो उस टाइम पे भी जो थेरेपिस्ट है वो उसको असिस्ट कर रहा था। तो उसका रीज़न ये है कि कुछ कुछ ऐसी न्यूरो की कंडीशंस होती है जिसके अंदर पेशेंट एक बार मसल को कॉन्ट्रैक्ट तो कर लेता है लेकिन उसके बाद में रिलैक्स नहीं कर पाता। तो इस वजह से मैंने क्या किया, पेशेंट को एक बार खुद से एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, लेकिन जब सेकंड टाइम पे मैं क्या कर रही थी, पेशेंट को खुद से पैसिवली वो मूवमेंट करा रही थी। तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे जो पेशेंट है वो एक बार एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन के बाद धीरे धीरे अपनी मसल्स को रिलैक्स करना सीख जाता है। अब आपने इस एग्जाम्पल के अंदर देखा कि मैंने पेशेंट के ऊपर फंक्शनल मूवमेंट के ऊपर पीएनएफ टेक्निक दी। तो हम पेशेंट के ऊपर किसी फंक्शनल मूवमेंट के ऊपर भी पीएनएफ टेक्निक्स दे सकते हैं, या फिर जो पीएनएफ के डायगोनल पैटर्न्स होते हैं उसके ऊपर भी हम पीएनएफ की टेक्निक्स दे सकते हैं। फंक्शनल मूवमेंट्स यानी कि हम पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आपको कौन से फंक्शनल मूवमेंट के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो पेशेंट हमें बता सकता है कि उसे खाना खाने में प्रॉब्लम आती है, या फिर उसे अपने हेयर को कॉम्ब करने के अंदर प्रॉब्लम आती है, या फिर उसे फ़ोन पिकअप करके उससे बात करने में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे जो भी फंक्शनल मूवमेंट्स है वो पेशेंट हमें बता सकता है, और अगर हम पीएनएफ टेक्निक्स इन सारे फंक्शनल मूवमेंट के अंदर दें तो पेशेंट को वो याद रखने में भी ज़्यादा आसानी होती है, उसे सीखने में भी ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि ये फंक्शनल मूवमेंट्स वो अपनी डेली लाइफ के अंदर बार बार परफॉर्म करता है। तो उसके लिए वो ज़्यादा फैमिलियर होता है, बजाय जो हम पीएनएफ के डायगोनल पैटर्न्स के अंदर अगर से पीएनएफ टेक्निक दे। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोटोनिक की। तो इसके अंदर आ रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोटोनिक, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ जो मसल्स होती है, यानी कि जैसे कि जो हमारी फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल्स है, तो उस एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल की हम दोनों कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक आइसोटोनिक एक्सरसाइज दोनों को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये शायद आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस क्या होते हैं, इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस क्या होती है। तो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस का सिंपली मतलब है, जैसे अभी ये डंबल की मैं बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जो मेरी जो बाइसेप है उसकी लेंथ शॉर्ट हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर वो शॉर्ट हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रही है। तो इसको बोलते हैं हम आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। आइसोटोनिक का मतलब होता है जिसके अंदर जो मसल की जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, इंक्रीज होती है, मतलब कि जो लेंथ होती है वो चेंज होती है। तो उन एक्सरसाइजेस को बोलते हैं हम आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। अब ये दो टाइप की होती है, कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। तो कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज का मतलब ये है कि जैसे अब मैं ये बाइसेप की एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो इसके अंदर क्या हो रही है, मैं अगेंस्ट ग्रेविटी एक तो मैं परफॉर्म कर रही हूँ उस एक्सरसाइज को, और इसके अंदर क्या हो रहा है, मेरी बाइसेप्स की जो मसल है वो शॉर्ट हो रही है। आप देख सकते हो इसके अंदर जो मेरी बाइसेप्स की मसल है
वो शॉर्ट हो रही है। तो इस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज। जो कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज होता है वो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट परफॉर्म करते हैं और इसके अंदर जो मसल जो होती है उसकी जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है। अब इसके जस्ट अपोजिट होता है इसेंट्रिक एक्सरसाइज। इसेंट्रिक एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है, अब जैसे ये आप देखना, इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो मसल की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, बट स्टिल देयर इज कॉन्ट्रैक्शन गोइंग ऑन। आई कैन फील द टेंशन इन द मसल। तो जब भी मैं टूवर्ड्स ग्रेविटी कोई मूवमेंट कर रही होती हूँ और लेकिन फिर भी जो मसल है उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो हो रहा होता है, तो वो एक्चुअल में इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। ये मैं बाइसेप्स की इसेंट्रिक मसल एक्टिविटी कर रही हूँ। तो इसेंट्रिक मसल एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, हम टूवर्ड्स ग्रेविटी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं और इसके अंदर जो मसल की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है। और बेसिकली इसेंट्रिक जो एक्टिविटी होती है, इसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो किसी भी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। जैसे मैं टूवर्ड्स ग्रेविटी मूवमेंट परफॉर्म कर रही हूँ तो इसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मैं धीरे धीरे इस मूवमेंट को परफॉर्म कर रही हूँ। मतलब मेरे मूवमेंट के अंदर एक तरह का कंट्रोल है। मैं ग्रेविटी के टूवर्ड्स काम कर रही हूँ लेकिन फिर भी मैं कंट्रोल कर सकती हूँ अपने मूवमेंट को, तो वो इसेंट्रिक मसल एक्टिविटी की वजह से। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रिक मसल एक्टिविटी बाइसेप्स की, और ये हो गई इसेंट्रिक मसल एक्टिविटी। तो अब कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोटोनिक का मतलब है कि इस टेक्निक से हम जो भी मसल को हम टारगेट कर रहे हैं तो उसकी कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक आइसोटोनिक एक्टिविटी दोनों को इम्प्रूव कर सकते। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर दिस पर्टिकुलर टेक्निक। तो सबसे पहला इंडिकेशन है, अगर किसी भी न्यूरो के पेशेंट की अगर इसेंट्रिक जो एक्टिविटी है वो वीक है, यानी कि जो इसेंट्रिक मसल एक्टिविटी है वो वीक है, तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोटोनिक टेक्निक की मदद से जो इसेंट्रिक मसल एक्टिविटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जो नॉर्मली न्यूरो के जो पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर इसेंट्रिक मसल एक्टिविटी ज़्यादा इम्पेयर्ड होती है बजाय कॉन्सेंट्रिक मसल एक्टिविटी के। और अगर पेशेंट का जो कोऑर्डिनेशन है वो भी अच्छा नहीं है मूवमेंट करते टाइम, तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोटोनिक टेक्निक से हम उसका जो कोऑर्डिनेशन है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो थर्ड इंडिकेशन है वो है कि अगर पेशेंट की हमें एक्टिव रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव करनी है, एक्टिव रेंज जो है वो इम्प्रूव करनी है, तो भी हम इस टेक्निक की मदद से कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोटोनिक टेक्निक उसी फंक्शनल एक्टिविटी से। तो इसके अंदर क्या करना होता है कि हमें हमेशा ऐसी एक्टिविटी से स्टार्ट करना होता है जो पेशेंट के लिए इजी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर ये कॉन्सेंट्रिक एक्टिविटी ज़्यादा इजीली कर सकते हैं, उसके अंदर उनकी स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन ज़्यादा सही है बजाय इसेंट्रिक एक्टिविटी के। तो हम हमेशा स्टार्ट करेंगे कॉन्सेंट्रिक एक्टिविटी से। अब इसके अंदर जब पेशेंट जो होगा वो खुद से ऊपर की तरफ लेके जा रहा होगा तो मैं क्या करूंगी, उनको रेजिस्टेंस दूंगी नीचे की तरफ। तो उससे क्या होगा कि जो मसल है बाइसेप्स की उसकी जो कॉन्सेंट्रिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। जैसे आप लोग देखना, ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर क्या हुआ कि जो मसल की जो कॉन्सेंट्रिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही थी। हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसके अंदर क्या होगा कि जो मसल की जो इसेंट्रिक पावर है उसको हम इंक्रीज करेंगे। इसके अंदर क्या होगा कि जो मेरा हैंड प्लेसमेंट होगा वो तो सेम रहेगा, लेकिन इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, जो रेजिस्टेंस है वो नीचे की तरफ दे रही हूँ और जो पेशेंट होगा वो रेजिस्ट करेगा उस मूवमेंट को। टेक इट डाउन, टेक इट डाउन। इसके अंदर अब क्या हो रहा है कि मैं पेशेंट को नीचे की तरफ रेजिस्ट कर रही हूँ और जो पेशेंट है उसको उस रेजिस्टेंस को रोकना है। तो इस टाइम पे क्या होगा कि जो पेशेंट की जो इसेंट्रिक मसल एक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी और जब भी पेशेंट नीचे की तरफ वापस से लेके आ रहा होगा तो वो जो मूवमेंट होगा वो स्लो होगा। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों टेक्निक्स समझ में आ गई होगी। धीरे धीरे मैं जो भी दूसरी टेक्निक्स है पीएनएफ की वो भी कवर करूंगी। और आप कभी भी कोई मेरी वीडियो अगर यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हो और अगर आपको वो नहीं मिलती है तो आप बाय फिजियोस हीलिंग टच लिख दिया करो, ताकि उससे जो भी मेरी उस वीडियो होगी वो टॉप पर आ जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर्च करने में। सो या प्लीज़ लाइक करो मेरी वीडियोज़ को और सब्सक्राइब करो मेरा चैनल एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।